इन दिनों देश में दो ही ऑपरेशन की चर्चा है और इसकी बात मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूं। सबसे पहला जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो चल रहा है, हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ उसको लेकर सीज फायर की जानकारी भी आई और ये बात भी अलग है कि सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा ऑपरेशन माओवादियों के खिलाफ करेगुट्टा की पहाड़ियों में चल रहा है, जो कि 21 अप्रैल से शुरू हुआ था। उसका समापन भी आज जाकर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ये भी ऑपरेशन पूरा खत्म हो चुका है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर का उल्लंघन और आतंकवादी घटना, इस पर तमाम न्यूज चैनल में आपको तमाम जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन करेगुट्टा की पहाड़ियों पे आखिर 20-21 दिन के बाद आखिर में हुआ क्या मिला जवानों को, क्या सफलता मिली, क्या नुकसान हुआ, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 21 अप्रैल को एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया माओवादियों के खिलाफ। यह ऑपरेशन इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि इसके पहले तेलंगाना से तेलुगु में माओवादियों का एक पत्र जारी हुआ, जिसमें माओवादियों ने लिखा था कि कोई भी ग्रामीण करेगुट्टा की पहाड़ियों की ओर शिकार करने ना आए, क्योंकि उस पहाड़ी के चारों तरफ माओवादियों ने बड़ी संख्या में आईडी बम लगा रखा है। जब ये पत्र मिला और उसके बाद मुझे लगता है कि पुलिस के जो सूचना तंत्र है, उस आधार पर पुलिस को ये जानकारी मिली कि करेगुट्टा की पहाड़ियों में बड़े स्तर के माओवादी नेता उपस्थित हैं और उन्हें बहुत आसानी से घेरा जा सकता है। पहाड़ी काफ़ी विषम परिस्थितियों में जरूर है और वहाँ तक पहुँचना काफ़ी कठिन है, लेकिन ये भी है कि जब उस पूरी पहाड़ी को घेर दिया जाएगा तो माओवादी कब तक वहाँ बैठे रहेंगे। ये सोचकर पुलिस के जवानों ने, पुलिस के अधिकारियों ने एक लंबा ऑपरेशन तैयार किया। ये ऑपरेशन तैयारी किया गया था 20 दिन के लिए, जो 21 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज 11 मई तक ये पूरा ऑपरेशन चला है। हालांकि ये इत्तेफाक भी है कि इसी दौरान भारत पाकिस्तान से जो युद्ध का माहौल तैयार हो गया तो सीआरपीएफ के जवानों को भी वापस बुलाने की जानकारी मिली। हालांकि ये सारी बातों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय भी रखा गया था और ये कोशिश की जा रही थी कि इस ऑपरेशन पे कोई भी जानकारी बाहर ना आए। यहाँ तक कि कई दफे आपने देखा होगा कि कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें जो डीआरजी के बस्तर फाइटर के जवान होते हैं वो अपने अपने मोबाइल से कई वीडियो तैयार करते हैं। इस बार लेकिन उन्हें सख्त निर्देश दिया गया था कि कोई भी जवान अपने मोबाइल में कोई भी वीडियो ऑपरेशन के दौरान ना बनाएगा, ना ही मीडिया तक उपलब्ध कराएगा। उसके बावजूद हम जो कुछ जानकारियां सूत्रों के आधार पर मिली हैं, तो मुझे लगा कि इस पूरे 20-21 दिन के ऑपरेशन में क्या मिला ये भी आपको बता दूं। तो सबसे पहले इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। सबसे शुरुआती समय में पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि एक निर्णायक युद्ध है ये माओवादियों के खिलाफ, जिससे इस बात की तरफ लोगों का ध्यान गया कि हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला है। फिर दबे जुबान यहाँ वहाँ से जानकारियाँ मिली, मीडिया के माध्यम से बात चारों तरफ फ्लैश हुई कि उस पहाड़ी पर हिडमा, दामोदर और कई सुजाता, पापा राव जैसे कई नाम, बंडी प्रकाश, उसके बाद चंद्रन्ना, सीसी मेंबर, DKZC और तेलंगाना स्टेट कमेटी के सचिव, इस तरह के कई बड़े स्तर के माओवादी हैं, बटालियन की पूरी टीम है, इस तरह की जानकारियां हैं। हालांकि इस पर फिर भी कोई पुलिस ने बयान नहीं दिया और इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया तो सबसे पहले 3 महिला माओवादी मारी गई। उसकी शिनाख्ती पुलिस ने की कि 8 लाख की मारी गई, 8 लाख की इनामी महिला माओवादी हैं, जो कि माओवादियों के बटालियन नंबर 1 की सदस्य हैं। कुछ दिन के बाद एक और महिला माओवादी मारी गई और उसके बाद संख्या बढ़कर 4 हो गई। इस 4 माओवादियों को लेकर पुलिस ने प्रेस नोट तो जारी किया, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद बीते दिनों फिर एक जानकारी निकल कर आई, जब सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट बहुत बुरी तरह से घायल हो गए अपने एक साथी जवान को बचाने के चक्कर में आईडी बम की चपेट में। तब जाकर उसके ठीक अगले दिन एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सबसे पहले 6 माओवादी और फिर 6 से 8, 10, 15 करते करते आंकड़ा 22 तक पहुंचा। मामला पहुंचा मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि जवानों ने 22 माओवादियों को मार गिराया है और एक बड़ी सफलता मिली है। करेगुट्टा की पहाड़ियों पर जल्द विजय हासिल की जाएगी। इसी बीच आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जो दोबे की पहाड़ियों में किस तरह से तिरंगा लहराया गया और बताया गया कि इसे माओवादियों से चंगुल से आज़ाद करा लिया गया और वहाँ तिरंगा फहराया गया है। साथ ही साथ ठीक उसी दिन जिस दिन मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि 22 माओवादी मारे गए हैं, देर शाम होते होते एक चौंकाने वाला बयान आया गृह मंत्री विजय शर्मा का। उन्होंने कहा ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, ऐसा कोई ऑपरेशन चल ही नहीं रहा है। और एक नाम जो दे दिया गया था, हालांकि इस नाम को किसने उजागर किया या किसने ये नाम दिया, इसके पीछे भी कई पहेलियां हैं।
जिसे अभी तक बुझाई नहीं जा सकी। इस ऑपरेशन का नाम किसी मीडिया वाले ने बताया कि ऑपरेशन संकल्प है, किसी अधिकारी ने तो बोला नहीं, और ऑफ द रिकॉर्ड कोई अधिकारी बोलता भी था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड है तो उनके नाम का जिक्र किया नहीं जा सकता। इस पूरे मिशन को खारिज कर दिया गृह मंत्री विजय शर्मा ने, और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन संकल्प कुछ है ही नहीं, और 22 माओवादियों के मारे जाने की सूचना पूरी तरह से भ्रमित है, पता नहीं किसने दिया। जबकि सुबह ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह आंकड़ा मीडिया के सामने बताया था कि 22 माओवादी मारे गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी उनकी खींचतान की, बीजेपी की, कि इन दोनों ही गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कुछ जम नहीं रहा है। इन सब राजनीति के बीच अब आज जब जवान लौट आए हैं सीआरपीएफ के, डीआरजी के, बस्तर फाइटर के, तो ये सबके जहन में कि आखिर इस 20 दिन में हुआ क्या, मिला क्या। तो इस 20 दिन में जो 22 जो माओवादी मारे गए हैं, जिनकी डेड बॉडी भी लाई गई है, इस पर पता नहीं क्या कारण है। इसके पीछे अभी तक हम जांच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक वो मारे गए लोगों को लेकर गृह मंत्री ने तो सीधे खारिज कर दिया है, लेकिन दबी जुबान में लोग बता रहे हैं कि बॉडियां तो लाई गई हैं हेलीकॉप्टर से। मेरे पास वो तस्वीरें भी हैं जिसमें हेलीकॉप्टर से नंबी में कुछ माओवादियों के शव उतारे गए। नीचे आप देख सकते हैं हेलीपैड के नीचे मारे गए माओवादियों के शव रखे गए, और उसके साथ कई लोग दबी जुबान से बता रहे हैं कि 19 बॉडी रिकवर भी किए गए हैं। और इसको लेकर तो एक अधिकारी ने भी ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को कहा कि हाँ, 18 से 19 बॉडी रिकवर भी किए जा चुके हैं घटनास्थल से। और फिर इसके पीछे की जानकारी जो भी हो, खैर अब जब सारे जवान सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर और डीआरजी, ये सारे जवान एसटीएफ सब जब वापस लौट आए, तो जब मैं जगह जगह से सूचना एकत्रित कर रहा था कि हुआ क्या इतने दिनों, तो कुछ हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि 20 दिन काफ़ी भीषण त्रासदी वाला समय था, काफ़ी दिक्कतों के साथ जवानों ने समय गुजारा है। एक तो जो तेलंगाना के इलाका का जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ गर्मी, साथ ही साथ ये जो कर्रे गुट्टा की पहाड़ियाँ हैं, उस इलाके में पीने के लिए पानी तक मिलना काफ़ी दुश्वार हो जाता है। माओवादियों ने अपने पीने के पानी की क्या व्यवस्था की थी वो तो वही जाने, लेकिन जवानों के लिए पीने के पानी, उनके लिए कोई भी अगर जो पानी का उपयोग होना है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर से मिनरल वाटर छोड़ा जा रहा था, ताकि जवानों को समय पर पानी मिलता रहे। और यही वजह, जब मैं बीजापुर में था तो मैं देख रहा था कि लगातार हेलीकॉप्टर ऐसे चल रहा था जैसे मान लो कोई पिकअप है, हर 10 मिनट में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, क्योंकि लगातार जवानों के लिए रसद सामग्री, पानी, पीने की पानी, और अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि जवानों ने उस पूरे पहाड़ी को काफ़ी गहनता से घेर रखा था, ताकि कोई भी माओवादी, अगर जवानों को यह था कि अगर कोई माओवादी ऊपर हैं, कब तक ऊपर रहेंगे, कभी तो रसद सामग्री खत्म होगी, कभी तो नीचे उतरना पड़ेगा, जब नीचे उतरेंगे तब उन्हें घेर लिया जाएगा। इस उम्मीद से उन्होंने 20 दिन तक उस पूरी पहाड़ी को घेर के रखा, और हेलीकॉप्टर से उन्हें तमाम व्यवस्थाएं दी जाती रहीं। कुछ सूत्रों ने बताया कि लगातार फायरिंग की गई, हेलीकॉप्टर से भी एलएमजी चलाया गया, और एक तस्वीर जो एक आप देख रहे हैं एलएमजी चलाने का, हालांकि ये ऊंची पहाड़ी से चलाई जा रही है, लेकिन ये बताया गया पुष्टि करते हुए कि ये भी उसी जगह की तस्वीर है, और वहाँ कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में अलग जगह से फायरिंग की जा रही थी। कोशिश की जा रही थी कि लगातार फायरिंग करके माओवादियों के ऊपर दबाव बनाया जाए। सारी चीज़ों को दबाव बनाते बनाते आखिर में जवान कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में ऊपर पहुंचे, तो उन्होंने देखा अलग अलग इलाकों में, सबसे पहले तो अलग अलग जगह से जवान पहुंचे हुए थे, लगभग 250-300 की संख्या में आईडी बम रिकवर किया गया, जो चारों तरफ माओवादियों ने लगा रखा था। और कर्रे गुट्टा की पहाड़ी से अगर आप तेलंगाना की तरफ उतरेंगे तो उस इलाके में माओवादियों का एक जेसीबी भी मिला है। हालांकि अभी किसी भी सामान की तस्वीर मेरे पास उपलब्ध नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ वो भी मैं व्यवस्था करूँ और आप तक पहुँचाऊँ, दिखाऊँ आपको। एक जेसीबी मिला जिसे आग के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 3 ट्रैक्टर में चावल मिला हुआ है, ट्रैक्टर भरकर, ट्रैक्टर की ट्रालियाँ नहीं है, इतनी बोरियों में चावल है कि अगर 3 ट्रैक्टर ट्रालियाँ उससे भर जाएंगी। 2 ट्रैक्टर ट्राली भर के पाइप उतारा गया है नीचे, क्योंकि वहाँ पर हथियार भी तैयार किया जा रहा था। कई सारे लैपटॉप, प्रिंटर और बहुत सारे सामान मिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि हो ना हो उस इलाके में बड़े माओवादियों की उपस्थिति तो रही होगी। रहा सवाल ये कि बीते दिनों जो मुठभेड़ में मारे गए, फिर वो कौन थे, क्या उसमें कोई बड़ा माओवादी नेता था, या उनकी पहचान किस तौर पर हुई है। अगर वो लोग मारे गए, कुछ मेरे सूत्रों ने बताया कि मारे तो गए हैं, और उसमें किसी ने ये भी बताया कि एक चश्मा वाला भी है जो लगता है कि तेलंगाना का है, और तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का है, कोई बड़ा माओवादी नेता है। ये सारी बातें मैं आपको सूत्रों के आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि पुलिस के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है,
वहीं कुछ लोगों का अंदेशा ये भी है कि अगर लोग मारे गए हैं और पुलिस इस पर कोई बयान नहीं दे रही तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो गया हो, कुछ बड़ा गलत हो गया हो। खैर, ये तो जांच का विषय है और आने वाले समय में इस पर खुलासा होगा। पुलिस खुद करेगी या हो सकता है कि जो पीड़ित पक्ष हों, अगर मान लीजिए इसमें कुछ गलत हुआ तो उनके तरफ से कोई बयान आएगा, तब जाके पूरे मामले पर पटाक्षेप हो पाएगा। लेकिन वहाँ से मिला क्या क्या? लैपटॉप मिला हुआ है, प्रिंटर मिला है, बड़ी मात्रा में चावल और रसद सामग्रियाँ मिली हैं, हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली है। इसके साथ ही साथ कुछ सूत्रों ने भी बताया कि अब बीजीएल जो माओवादियों के जो पुराने पाए जाते थे, वो बीजीएल में नए तरीके का उन्होंने बदलाव किया है और ये सारी जो नए उत्पाद हैं जिसका निर्माण ये भी करेगुट्टा की पहाड़ियों में ही हो रहे थे, जिसे जवानों ने बरामद किया है। ऐसे ऐसे बंकर मिले हैं जिसमें अगर वो महीनों छुपे रहते तो भी उन पर कितना भी अगर ऊपर से फायरिंग किया जाता है या यूबीजीएल से गोले दागे जाते तो भी माओवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी पता चला है कि करेगुट्टा की पहाड़ियों पर उन्होंने पत्थर से कई मोर्चे तैयार कर रखे थे माओवादियों ने, और ये पत्थर के मोर्चे इस तरह से थे कि अगर हेलीकॉप्टर से उन पर फायरिंग भी की जाए तो भी गोलियां उनका कुछ ना बिगाड़ पाएं। उल्टे अगर वो वहां से एलएमजी या अपने ऑटोमेटिक वेपन से फायर करेंगे तो हेलीकॉप्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस पूरे करेगुट्टा की पहाड़ी में माओवादियों ने इस तरह से कई मोर्चा भी तैयार कर रखा था, इसकी भी जानकारी मुझे मिली। सारे सामानों को लेकर नीचे उतरे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, लैपटॉप में कई सारी जानकारियां होने की उम्मीद है। और ये जो संख्या है, पहले 3 फिर 1 फिर 22, इन मारे गए लोगों की शिनाख्त होनी बाकी है और इस पर पुलिस का बयान आना बाकी है। लेकिन एक बात ये भी है कि वहाँ पर कोई बड़ा माओवादी नेता मिला नहीं। जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि हिरमा होगा, देवा होगा, एर्रा होगा, दामोदर होगा, सुजाता होंगी और पापा राव, बंडी प्रकाश, चंद्रन्ना, न जाने ऐसे कितने नामों को लोग मीडिया में लगातार उछाल रहे थे कि ये सारे वहाँ पर उपस्थित हैं। और इसी बीच एक संशय माओवादियों ने भी जारी किया। उन्होंने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार उनके शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना चाहती है। इस बात को पढ़कर मुझे लगता है सरकार में बैठे लोगों को भी अंदेशा हुआ कि हो ना हो, अगर माओवादियों को लग रहा है कि उनके शीर्ष स्तर को खत्म करने की कोशिश है तो इस ऑपरेशन में जरूर करेगुट्टा की पहाड़ियों में वो लोग छुपे हुए हैं और करेगुट्टा की पहाड़ियों में अगर वो छुपे हैं तो उन्हें घेर कर मारा जा सकता है। हालांकि वो सारे लोग, ये भी जानकारी मिली है कि तेलंगाना की तरफ निकल के जा चुके हैं। साथ ही साथ इस पूरे ऑपरेशन में सीआरपीएफ के डीआरजी के कुछ जवान भी घायल हुए हैं जिनकी स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। जो सामान वहां से बरामद किया गया है, अब देखना होगा कि पुलिस इस पर पूरा खुलासा कब करती है, पूरी जानकारी कब देती है। लेकिन अभी 20 से 21 दिन का पूरा ऑपरेशन अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और करेगुट्टा की उस पहाड़ी को अब, हालांकि वहां पर मैं सोच रहा था, जो जानकारी मिली थी कि वहां पर कैंप लगाया जाएगा ताकि दोबारा माओवादी उस पहाड़ी को अपने कब्जे में ना ले पाएं। जिस तरह से वहां पे परिस्थितियां, जिस तरह से उनके लिए रुकने के लिए, छुपने के लिए अनुकूल वातावरण है, तो लगता है कि जवानों को उस पहाड़ी को अपने पूरे कब्जे में लेने की मंशा रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक सवाल मेरे मन में और भी आया कि माओवादियों ने क्यों आखिर तेलुगु में एक प्रेस नोट जारी किया और लिखा कि उस इलाके में उन्होंने बम लगा कर रखा है, कोई भी ग्रामीण वहां पर शिकार करने ना आए। ये पत्र भी संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि अगर ग्रामीणों की इस तरह की सूचना माओवादियों को देनी होती तो डायरेक्ट दे देते। पत्र जारी करके, मीडिया में वायरल करके ये जो जानकारी वो ग्रामीणों को देना चाह रहे थे या सरकार को देना चाह रहे थे। अगर सरकार को देना चाह रहे थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी कोई जाल हो, कि कहीं जवानों को फिर से फंसाने की कोई माओवादियों की चाल। जो भी हो, उनकी रणनीति होगी और लगातार दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, इसमें रणनीतियां, नीतियां भी चल रही हैं, अपनी अपनी दोनों तरफ से कोशिशें चल रही हैं कि कब कैसे अपने आप को मजबूत रखा जाए, अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। इसमें जवान, माओवादी दोनों तरफ हर कोई अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहे हैं। सर, इसी बीच शांति वार्ता की भी बातचीत हो रही है और तेलंगाना से ज़्यादा दबाव आ रहा है कि इस पर शांति वार्ता होनी चाहिए। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा है उस पर लगता है कि सरकार अब शांति वार्ता को लेकर मूड कुछ बना नहीं रही है और सरकार अब चाहती है कि जो भी होगा गोलियों के दम पर ही होगा। विजय शर्मा ने इस बात को कहा भी है कि गोलियों का जवाब, बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया जाएगा। तो 20-21 दिन की ये ऑपरेशन अब समाप्त हो चुका है। जवान वापस लौट चुके हैं, पहले डीआरजी के जवान, अब सीआरपीएफ के जवान, कोबरा के जवान सभी वापस अपने अपने स्थलों तक, मुख्यालय तक पहुंच चुके हैं। वहां से जो सामान बरामद हुआ है
वो जब तस्वीर मिलेगी तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे जानकारी मिली है पूरी, तो इसे आपको बताऊं कि क्या क्या हुआ है। हाँ, कुछ तस्वीरें मेरे पास देखिए, हेलीकॉप्टर से कैसे रसद सामग्रियाँ ऊपर उतारी गई, ये तस्वीर देखकर आप अंदाज लगाइए। और साथ ही साथ वो हथियार भी देखिए कि किस तरह के हथियारों से गोला बारूद दागा गया माओवादियों के ऊपर, ताकि उनके ऊपर दबाव बने और वो लोग वापस आएँ। कोशिश करेंगे कि कभी कर्रीगुट्टा की पहाड़ी के उस ऊपर तक 975 या 995 मीटर हाइट पर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी बताया कि रस्सी बांधकर भी जवान जो है ऊपर चढ़े, क्योंकि एकदम सीधी खड़ी पहाड़ियाँ। तेलंगाना की तरफ से एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पे माओवादियों ने इतने बम लगा रखे हैं कि उस रास्ते से इस पहाड़ी पर चढ़ना सीधे मौत को दावत देने के बराबर होगा। देखेंगे आगे क्या कर पाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट में हम क्या लेकर आ पाते हैं आपके लिए। और क्योंकि पूरे देश का इंटरेस्ट बना हुआ था कि क्या होगा कर्रीगुट्टा की पहाड़ियों के ऑपरेशन के समाप्त हो जाने के बाद, कितना नुकसान होगा माओवादियों को और कितना बड़ा आघात होगा, कितनी बड़ी सफलता होगी जवानों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो मिला मैंने आपको केवल बताया है। संभव कोशिश करेंगे आपको तस्वीर दिखाने की। अगर आपको लगे कि ये बातचीत महत्वपूर्ण है, इसे शेयर किया जा सकता है तो शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।